अब यह युद्ध अगले दिसंबर तक नहीं होने वाला। कि अप्रैल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है? कतई नहीं, नहीं, कतई नहीं। आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से सारी चीजें ठीक हैं, तो आने वाले वक्त में भारत में तो इस तरह का कोई त्राहिमाम नहीं मचने वाला। महंगाई, सोना, कुछ नहीं। बंगाल में इस बार क्या खेला होने वाला है? सीआरपीएफ तैनात है। बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी। ममता बनर्जी को वहां वोट मिलेंगे मात्र 30% और दूसरे चरण में इनकी बहुत बुरी तरह से हारी। हिमंता की वापसी होगी? वहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा की कुंडली मेरे पास है। नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतरीन समय 15 अप्रैल से 15 मई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 24 घंटे पहले तक हम सबको लग रहा था कि युद्ध और ज्यादा भीषण और ज्यादा विकराल होने वाला है। 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार ऐसा लग रहा था कि बड़ा हमला होगा। हुआ क्या? युद्ध रुक गया। क्या आप जानते हैं इसको लेकर पहले से प्रिडिक्शन हो रखी थी? हो सकता है आप ये बात जानते हो, क्योंकि हमारे सहयोगी पेज धर्म ज्ञान पर ही इस बात की प्रिडिक्शन हुई थी। 30 तारीख के बाद सूर्य शनि से आगे चला जाएगा, जिसको बोलते हैं इसराफ योग। घटना घट गई, वो घटना घट गई, लड़ाई हो गई, एक आगे एक पीछे, शनि वहीं रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। मंगल 2 तारीख को जा रहा है शनि के साथ जी। 10 तारीख को बुध शनि के साथ जा रहा है। सूर्य निकल गया, 31 तारीख के आसपास शनि की डिग्री से बाहर निकल गया। मंगल धीरे धीरे चलेगा। मंगल 10 दिन बाद शनि मंगल के साथ लड़ाई होगी 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद मंगल भी 2-3 डिग्री बाहर चला जाएगा, तो 2-3 दिन वाली झड़प समझ में नहीं आएगी। बुध आएगा, तेजी से 1 दिन में निकल जाएगा, क्योंकि 20 दिन में राशि परिवर्तन कर। जितना खराब मार्च जा रहा है उतना खराब अप्रैल नहीं जाएगा। तो मार्च लास्ट तक युद्ध बहुत 90% शांत हो जाएगा। थोड़ी बहुत चलती रहेगी। जब ये सूरज निकलेगा उच्च का होगा 15 अप्रैल को, तो जाके समझौता होगा। अप्रैल लास्ट में बुध निकलेगा मेष राशि में और अच्छा होगा। मंगल निकलेगा 10 मई को, अपने घर में जाएगा, तब तक चारों तरफ शांति आ जाएगी। संत जी का स्वागत कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही ये प्रिडिक्शन की थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जय श्री राम। मुझे जिक्र करना है बहुत सारी बातों का, जैसे कि बंगाल में क्या होगा, जैसे कि असम में क्या होगा, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा युद्ध को लेकर ही करना चाहूंगी। ऐसे कौन से तारे आपको समझ में आए कि हमको तो ये लग रहा था कि भाई बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध होने वाला है, और जैसा आपने प्रिडिक्शन किया था कि 10 तारीख से पहले पहले युद्ध खत्म हो जाएगा, रुक गया, सीज फायर हो गया? बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मेरी पॉडकास्ट पे कविता जी ने भी सवाल किया था युद्ध के बारे में। मैंने कहा कि मेरे पास ईरान की कुंडली नहीं है, मैं गोचर का मास्टर हूं। गोचर मेदिनी ज्योतिष को बोलते हैं। मैंने विस्तार से बताया था कविता जी को। ये मेरी पॉडकास्ट आई थी 19 मार्च को। मैंने बोला था कि मंगल और राहु की लड़ाई चालू हुई 23 फरवरी को। सूरज शनि सेम डिग्री के हुए थे 29 फरवरी को, और उसी दिन ईरान का सर्वोच्च नेता मारा जाता है। सूरज और राहु सेम डिग्री के, सूरज सरकार सर्वोच्च नेता। उसके बाद मंगल राहु की लड़ाई चालू हुई पूरे मार्च में। उसमें बुध बकरी हो गया। बुध दिमाग है, बुध बकरी हो गया था, और ये बुध बकरी चला था तकरीबन 23 फरवरी तक, 23 मार्च तक। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि 21 मार्च को बुध मार्गी हुआ। मैंने बोला कि 21 मार्च के बाद धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा युद्ध बंद करने का, और ये युद्ध 30 मार्च के तक बंद नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि इधर फिर सूरज और शनि की लड़ाई चालू होगी। सूरज सरकार है, शनि विवाद है। उधर लड़ाई हुई सूरज राहु की, युद्ध भड़का। 13 फरवरी को सूरज राहु आते हैं, और 23 फरवरी को मंगल राहु सेम आते हैं। लड़ाई की भूमिका बनती है, और 29 फरवरी को सूरज राहु सेम डिग्री का है। युद्ध में एक बहुत बड़ा नेता मारा जाता है, लड़ाई शुरू होती है। बुध बकरी होता है 26 फरवरी को, और ये 21 मार्च तक बकरी रहता है। फिर उधर सूरज और
शनि की लड़ाई चलती है, फिर इधर बुध मार्गी होता है, फिर इधर मंगल शनि आपस में आते हैं। ये मार्च लास्ट तक सूरज शनि की लड़ाई चली जबरदस्त। मैंने बोला था खत्म नहीं होगा 30 मार्च तक। 30 मार्च तक लगेगा, ये युद्ध कितने साल और चलेगा। मैंने बोला था कि 2 अप्रैल को मंगल चेंज कर रहा है और ये तकरीबन 10 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करेगा। और मैंने कविता जी को बोला था धर्म ज्ञान पे कि ये युद्ध 10 अप्रैल के दिन या 10 अप्रैल के आसपास बंद हो जाएगा। तमाम लोगों ने पूछा था पॉडकास्ट देख करके, खास करके दुबई से हजारों लोगों ने फ़ोन किया कि अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो। मैंने कहा मेरी गणना में आ रहा है कि 10 तारीख के बाद ये युद्ध बंद हो जाएगा, किसी भी कीमत पर बंद हो जाएगा। थोड़ी बहुत झड़प हो जाए तो हो जाए, अलग बात है, लेकिन 10 के बाद दोनों तरफ से गोला बारूद और मिसाइलें नहीं चलेंगी। कल रात मेरे पास हजारों फ़ोन आए बिल्कुल कि आज ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला होने वाला है, हम दुबई छोड़ दें। दुबई में बहुत लोग हैं। मैंने कहा कल का कल देखेंगे। मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई विस्फोटक युद्ध नहीं है। 10 तारीख तक सीज फायर जरूर होना चाहिए, या कंप्रोमाइज होगा या समझौता होगा। और मैंने बोला कल अपने जानने वालों को, ये सीज फायर 2 महीना के लिए, 1 महीना के लिए हो सकता है, लेकिन अब यह युद्ध अगले दिसंबर तक नहीं होने वाला। ये मार्च अप्रैल में जो सीज फायर हुआ है, ये चाहे 15 दिन के लिए हुआ है, लेकिन अब ये युद्ध अप्रैल से लेकर दिसंबर तक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग अब ये भी दावा कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो दावे में कितनी सच्चाई है, पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अप्रैल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। कतई नहीं, नहीं, कतई नहीं। कहीं भी सिर्फ यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं है, वो सिर्फ मजाक चल रहा है। किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री पे मिसाइल हमला दिसंबर तक नहीं होगा। ये मैंने खूब सुना है कि अब इसके बाद, क्योंकि लोग बोलने का तरीका है कि मंगल शनि एक साथ है, सूरज शनि एक साथ है। ये मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि होती है। जल तत्व बृहस्पति की राशि है। वहां बृहस्पति किस घर में बैठा? शनि। शनि बुद्धिमान प्लेनेट है। मंगल भी गुरु के सामने समर्पित हो जाता है। मंगल सेनापति गुरु के घर में जाने से समर्पित रहेगा। सूरज राजा है, गुरु के घर में जाने से बिना गुरु की इजाजत के कुछ नहीं करेगा, और गुरु कभी युद्ध की अनुमति नहीं देते। लोगों ने देखा मीन राशि के ऊपर मंगल शनि सूरज रहेंगे, अप्रैल में भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, असंभव। कुंभ राशि में क्यों? जो अंदर सद्गुण नहीं होते। मंगल शनि अंगारक योग, मंगल शनि युद्ध गोला बारूद अंगार योग। मंगल राहु अंगारक योग। राहु क्या है? आतंकवाद, उग्रवाद, बम विस्फोट। बुध जो बुद्धि है खराब हो गई राहु के साथ 2 महीना 5 दिन के लिए। बुध एक राशि में मुश्किल से 23 दिन से 27 दिन रहता है, यहां पे 2 महीना 5 दिन के लिए आया, खराब हो गया। बुध मंगल राहु सेम डिग्री के चले 12 मार्च से लेकर के तकरीबन 23 मार्च तक खूब मिसाइलें चलती रहीं। 23 मार्च से लेकर 30 मार्च तक सूरज शनि सेम डिग्री के थे, खूब युद्ध भड़का, समझौते का प्रयास विफल होने लगे। तो अग्नि तत्व की राशि में मंगल खुद अग्नि तत्व का ग्रह, सूरज खुद अग्नि तत्व का ग्रह, और राहु मंगल अंगारक योग, राहु सूरज सूर्य ग्रहण योग, बुध राहु से दिमाग खराब। इसलिए सबने अपना नियंत्रण खो करके युद्ध की चरम सीमा पर खड़े हुए। ये मीन राशि जल तत्व की राशि है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति शांत ग्रह है, वहां शनि भी शांत रहेगा, मंगल भी शांत रहेगा और सूरज भी शांत रहेगा। 10 तारीख को बुध निकल रहा है कुंभ राशि से। मैंने कहा था कि 10 तारीख के बाद ये युद्ध नहीं बढ़ेगा, किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में चर्चा की कि 15 अप्रैल को सूरज उच्च का होगा। सूरज सरकारें होती हैं, दोनों सरकारें बैठ के समझौता कर लेंगी। युद्ध 10 तारीख से बंद और 15 तारीख के बाद समझौता हो जाएगा। फिर मैं आज बोल रहा हूं 15 तारीख के बाद दोनों पक्ष आपस में सहमत हो जाएंगे और आपस की संधियां हो जाएंगी। युद्ध दिसंबर तक नहीं होने वाला किसी भी कंट्री का कहीं पे। चलिए, सुन के अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि वो भड़क जाएगा तो वहां युद्ध छिड़ जाएगा, तो मिडिल ईस्ट, तो गल्फ कंट्रीज, और सुन के ये टेंशन हो रही है कि भाई उसका असर भारत पर किस तरीके से पड़ेगा। अब जब हम बात कर ही रहे हैं सर, तो क्या मैं ये सवाल करना जायज रहेगा इस वक्त कि भारत का जो रुतबा है, हमने इस दौरान देखा कि कई सारे देशों में त्राहिमाम मचा, पाकिस्तान में लॉकडाउन की घोषणा हो गई, तो पेट्रोल डीजल के दाम 500 पार हो गए, भारत स्थिर हालत में रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत किल्लत कहीं कहीं पर देखी गई, लेकिन एकदम उथल पुथल जैसे हालात नहीं हुए। आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से सारी चीजें ठीक हैं? मई से बहुत बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। अब भारत की जो कुंडली लोग बनाते हैं वो बनाते हैं 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे। भारत उसी दिन आजाद नहीं हुआ था, भारत अनंत है। भारत की अलग कुंडली बनती है।
मेरे हिसाब से उच्च का बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में जाएगा। चौथा घर जनता होता है और ये इसका असर 30 दिन पहले से आएगा। तो 1 मई से भारत की प्रभाव बढ़ेंगे, मुद्रा बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे, भारत खूब तरक्की करेगा पिछले 1 सालों के अंदर, जून 2026 से लेकर जुलाई 2027 के अंदर। वाह, बहुत अच्छा लगा भारत के लिए सर्वांगीण विकास का समय। देखिए, जो लोग बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, टीवी मीडिया समाचार सुन के बात करते हैं। मैं टीवी नहीं देखता, मैं समाचार नहीं सुनता। जब मेरे को लोग सवाल करते हैं तो मैं उस सवाल का जवाब देता हूं। कल रात इतने फोन आए थे, 3 बजे रात में मैंने सबको आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, जिंदा बचोगे, अभी आप रहो दुबई। ये 15 अप्रैल से पहले पहले दोनों पक्ष समर्थन कर देंगे युद्ध बंद करने का। 10 तारीख के बाद कोई युद्ध नहीं भड़केगा। सुबह सबके फोन आ गए कि बाल बाल बच गए, युद्ध बंद हो गया, समझौता हो गया। इसी तरह से बंगाल चुनाव को लेकर इतने फोन मेरे पास आ रहे हैं। सर, मैं आऊंगी बंगाल चुनाव पे। जी। मुझे एक सवाल और ये पूछना है कि भारत के बहुत सारे लोगों को इस बात की टेंशन है कि ये जो हॉर्मुज जैसे बंद हो गया, हालांकि हमारे लिए नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके के हालात बने तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो बस का किराया बढ़ गया, तो ई रिक्शा वालों ने किराया बढ़ा दिया, कोई कह रहा है सोने के रेट अभी और बढ़ेंगे। तो आने वाले वक्त में भारत में तो इस तरह का कोई त्राहिमाम नहीं मचने वाला, महंगाई, सोना। कुछ नहीं। हमारे तमाम ज्वेलर हैं जो गोल्ड बहुत नीचे आ गया, बर्बाद हो गए, पूछ रहे हैं कब तक। मैंने कहा कि जिस दिन युद्ध बंद होगा 3 दिन के अंदर तेल आ जाएगा $50। ये जो तेल गया है 150 या $60 जो भी गया है, ये खरीदार ही कोई नहीं मिलेगा, रेट आना नीचे। ये सब उपद्रव होना था और ये मैंने सबको बोल रखा था। मैंने सबसे पहले एक पॉडकास्ट दिया था दिसंबर में, उसमें मैंने डंके की चोट पर बोला था कि जितनी भी कुंभ राशियां हैं उनकी जिंदगी का सबसे आपको, सबका मतलब सबका नहीं, आप जो सरकारी नौकरी में हो, जिसका सब कुछ व्यवस्थित हो, बच्चे सेट हो, सब कुछ हो, 60 साल की उम्र हो, उसको क्या परेशानी होगी। सही बात। अगर ग्रहों का स्वरूप देखना है तो आप शेयर बाजार में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ। 100 में 80-90% को मैंने कहा था कि जिनकी कुंभ राशि है उनके जीवन का सबसे कठिन समय चालू हो रहा 5 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक। और उस पॉडकास्ट के बाद इतने लोग मेरे पास आए हैं कुंभ राशि वाले, बोले कि आपने जो बोला कम बोला, इससे ज्यादा हम परेशान हैं। तो मेरे हिसाब से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की बात कर रहा हूं, भारत के लिए चौतरफा ग्रोथ का समय होगा। सब कुछ खुश रहेंगे, सब लोग अच्छे रहेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद उच्च के हो रहे हैं और गुरु के घर में शनि बैठा है और कर्क राशि में गुरु जाकर के शनि को जब देखेगा तो शनि के ऊपर बृहस्पति का जो आशीर्वाद मिलेगा, शनि वहां सन्यासी की भूमिका में शांत रहेगा और ये रहेगा फरवरी 2028 तक मीन राशि में शनि। मई 2027 में निकलेगा, फिर 2-3 महीना बाद बकरी होकर मीन राशि में आएगा और ये फरवरी 2028 तक रहेगा। तो अभी फरवरी 2028 तक कोई बहुत बड़ी लड़ाई किसी कंट्री की नहीं होगी। जब शनि नीच का होगा, फरवरी 28 से लेकर मई 30 शनि नीच का होगा, अश्वनी नक्षत्र में होगा। केतु युद्ध में पैदा हुआ था, राहु युद्ध किया था, गर्दन कटी, केतु बना। तो शनि जब नीच का होगा, केतु नक्षत्र में होगा, उस समय 1-2 देशों में भीषण लड़ाइयां होंगी। कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी में 2028 की दे रहा हूं, 2026-27 की नहीं। ठीक है, 26-27 फिलहाल खाली है, शांति वाले हैं, तरक्की कीजिए, भारत भी तरक्की करेगा। सर, अब मैं शिफ्ट करती हूँ थोड़ा सा पॉलिटिकली और मैं जिक्र करना चाहूंगी बंगाल का। ठीक है, आपने मेरे सहयोगी पेज पर जिक्र किया उस चीज का, उसकी भविष्यवाणी की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एनएमएफ न्यूज के दर्शकों को आप बताएं कि बंगाल में इस बार क्या खेला होने वाला है। सीआरपीएफ तैनात है, हम सुन रहे हैं बीएसएफ के हाथ में कमान गई है, वहां के जो ग्राउंड जीरो के लोग हैं, जैसे हमारे पत्रकार वहां पर गए, तो वो तो ये कह रहे हैं ग्राउंड जीरो के लोग कि अगर पुलिस बूथ के अंदर रही तो हो सकता है टीएमसी जीत जाए, लेकिन अगर बाहर रही तो फिर बीजेपी जीत जाए। आपके समीकरण या जो योग बन रहे हैं वो क्या कहता है? देखिए, मैं एक ज्योतिषी हूं, मैं न्यूज नहीं देखता, मैं परिस्थितियां नहीं देखता, मैं समाचार नहीं देखता और मैं जो भी राजनीतिक भविष्यवाणियां होती अगाऊं का मतलब आगे करता हूं। अभी तो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मेरी सर्किल में तमाम लोग हैं, हर चीज़ की भविष्यवाणी पहले लेते हैं। बंगाल के लिए बहुत लोगों का फ़ोन आया, मैंने कहा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ममता बनर्जी की कुंडली नहीं है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरे पास 15-20 लोगों ने 15 डेट ऑफ बर्थ भेजे बंगाल से, मैंने कहा सब गलत है। फिर पिछले धर्म ज्ञान पे आए, तब भी इन्होंने सवाल किया, मैंने कहा जवाब नहीं दे सकता। बड़ा इनका प्रेशर आया। मैं अभी तक अपने जीवन में 2007 से जितनी भी बीजेपी की भविष्यवाणियां किया हूं,
नरेंद्र मोदी के आधार पे किया जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री थे। 2013 से बीजेपी की भविष्यवाणी में नरेंद्र मोदी के ऊपर कर रहा हूं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, उस बात को थोड़ा और रिफ्रेश कर दूं। और मैं चुनाव से, आज तारीख है 7 तारीख या 8 तारीख है। नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतरीन समय 15 अप्रैल से 15 मई है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि ममता बनर्जी सरकार नहीं बनाएंगी, वो हार रही हैं। आज मैं बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रही है। बीजेपी को पिछली बार 75 सीटें मिली थी और ममता बनर्जी को 215 के आसपास मिली थी। आपने जो बात बोली वो समीकरण अलग बात है। बंगाल के लोग कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो ममता जीत जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, अगर मान लीजिए धांधली के साथ ही चुनाव हुआ जैसे होता, बंगाल की जनता न बीजेपी को वोट दे रही है न किसी पार्टी को। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हराने के लिए जो हराने में सक्षम है उसको वोट दे रही है। अगर धांधली हुई तो बीजेपी 165 और ममता बनर्जी 140 या 130 के आसपास, 2-4 सीटें आगे पीछे। ये धांधली हुई तो, और अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो बीजेपी 75 से 175 और ममता बनर्जी 215 से 115। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहला चरण तो लगेगा फाइट है, लगेगा फाइट है। 60-40, 60 बीजेपी, 40 ममता। जब लोग देख लेंगे कि पहले चरण में बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ, कोई गैदरिंग नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई छापामारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी कहीं दिखेंगी नहीं। 70% और 30% की लड़ाई होगी। 70% बीजेपी रहेगी और 30% ममता बनर्जी रहेंगी। अब आप सवाल करेंगे, बहुत सी सीटें जो मुस्लिम बहुल है जहां बीजेपी है ही नहीं। सही बात है। मैंने 70 का रेशियो दिया, तो उसमें आप कम्युनिस्ट और कांग्रेस ले लीजिए। जहां बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे तो वहां लोग कम्युनिस्ट को देंगे, ओवैसी को देंगे, कांग्रेस को देंगे। ममता बनर्जी को वहां वोट मिलेंगे मात्र 30% और दूसरे चरण में इनकी बहुत बुरी तरह से हार होगी। तो मेरा जो अपना आकलन, अगर चुनाव निष्पक्ष होता है तो ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर चलता है, पहले चरण में 50 सीट, दूसरे चरण में 25 सीट। और अगर धांधली के साथ चुनाव होता है तो पहले चरण में 75 सीट और दूसरे चरण में 40-45 सीट। ममता बनर्जी अपनी खुद भवानीपुर सीट जीतने नहीं जा रही। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा था कि केजरीवाल हारेंगे, चाहे 1 वोट से हारे, चाहे 10,000 वोट से हारे। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी चाहे 1 वोट से हारे, चाहे 300 वोट से हारे, वहां 2-3 हजार का मार्जिन होगी। और भवानीपुर ममता बनर्जी 99.99% चुनाव हार रही है। ये सरकार की चोट पे कह रहे हैं आप? मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अब इससे बड़ी क्या बात होती है। चाहे 1 वोट से हारे, चाहे 2,000 वोट से हारे, वहां 10-20-50 हजार का फर्क नहीं होगा। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट हार रही हैं और दूसरे चरण में टीएमसी की बड़ी दुर्दशा होने वाली है। उसमें 70 और 30, 70% विपक्ष को वोट मिलेंगे, 30% ममता बनर्जी को वोट मिलेंगे। दूसरे चरण में इनको 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो। और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो पहले चरण में 75 सीट और दूसरे चरण में 40 सीट। 115 से ज्यादा नहीं जाएंगी ममता बनर्जी। 100 सीट उनकी कम हो रही है, 215 में 100 कम करिए तो 115 हुई, जो पिछली बार 215 आई थी। उनकी बढ़ रही है। और बीजेपी जो 75 पे थी वो 100 ऐड होकर के 175 जा रही है। मेरे तमाम कलकत्ता में मित्र लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, सबको मैंने कहा है कि सबको पता है कि मैं चुनाव से पहले भविष्यवाणी देता हूं। मैंने यूपी चुनाव के बारे में बोला, दिल्ली चुनाव के बारे में बोला। मैंने कहा आपको जो परिस्थिति दिखती है, बोले कि हमको नहीं लगता कि टीएमसी हार रही है। मैंने कहा आपको जो दिखे। अब हम बात करेंगे 5 तारीख को गैदरिंग के साथ चुनाव होती है जैसे पिछले साल हुए हैं, तब ममता बनर्जी 115 सीट। और अगर निष्पक्ष, सचमुच में निष्पक्ष चुनाव हो, जैसे दिल्ली में होते हैं, बिहार में हुए, ऐसे निष्पक्ष अगर चुनाव हुए तो ममता बनर्जी 75 सीट। चलिए, देखने वाली बात होगी। वैसे भी बंगाल का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं या जो खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर भविष्यवाणी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 15 तारीख के बाद ये चुनाव ममता बनर्जी को सबको लग जाएगा हार रही हैं। 23 तारीख तक लोग डर से बाहर निकल जाएंगे और 29 तारीख का जो दूसरा चरण है उसमें लोग डर नहीं, चिल्ला करके बीजेपी को वोट देंगे और ममता बनर्जी का कैडर कुछ नहीं कर पाएगा।
और अगर आपकी भविष्यवाणी सच हुई तो हम 4 मई के बाद दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं बड़ी विनम्रता से बोलूंगा, मैं आज से नहीं चुनावी भविष्यवाणी कर रहा हूं। दूसरा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में धर्म ज्ञान पे दे चुका हूं कि दूसरा चरण ममता बनर्जी का बहुत खराब जाएगा, और यह पॉडकास्ट मुश्किल से 10 दिन पहले का है। मैं अगर 24-25 पहला चरण हो जाने दीजिए, मैं पहला चरण के बाद फिर आऊंगा और मैं बता दूंगा कि दूसरा चरण कितना खराब जा रहा है। वोटिंग तो 5 को होगी, काउंटिंग 5 को, काउंटिंग 4 को है। हाँ ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो बाकी के 4 राज्य भी, उनमें से असम का जिक्र करना चाहूंगी। जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, हिमंता की वापसी होगी? वहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है। अच्छा, वहां लड़ाई ही नहीं है? मैंने तो पिछले पॉडकास्ट में बोल दिया था, वहां कोई लड़ाई नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा की कुंडली मेरे पास है। अच्छा। और जिनकी कुंडली है, मेरे पास 3 ही लोगों की कुंडली है। पहले अब चौथा हो गई। पहला नरेंद्र मोदी जी, वो भी किसी मित्र ने दिया था, उनके मित्र ने दिया था। दूसरा अरविंद केजरीवाल, तीसरा नितिन गडकरी जी, और चौथा नंबर हेमंत बिश्व शर्मा। आसाम में कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा कहें, कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये पिछले पॉडकास्ट में बोल चुका। तो मतलब हम इस पे चर्चा ही ना करें। बंगाल में आज से 1 महीना पहले 60% पे ममता थी, 40 पे बीजेपी थी। मार्च लास्ट में दोनों 50-50 हो गए। 15 अप्रैल को बीजेपी 60 पे होगी, ममता 40 पे होगी, और 24 तारीख के बाद बीजेपी 70 पे होगी, ममता 30 पे होगी। ये चुनाव जितना बंगाल का टसल का दिख रहा है, काउंटिंग के बाद लोग कहेंगे कोई टसल था ही नहीं। जैसे दिल्ली का चुनाव जितना टसल था, लोग कहते थे केजरीवाल को हराना असंभव है, 63 सीट लाया था, पिछली बार 67 सीट लाया था, रिजल्ट आया तो कोई लड़ाई थी ही नहीं। उसी तरीके का चुनाव। जी, उसी तरह का चुनाव। तमिलनाडु के समीकरण क्या बन रहे हैं? तमिलनाडु का बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं साउथ बहुत कम गया हूं, लेकिन तमाम लोगों ने सवाल किए हैं। मैंने वहां देखा है। देखिए, उच्च का बृहस्पति आ रहा है। मैं आपको बड़े राज की बात बताऊं, बृहस्पति 12 साल में एक बार उच्च का होता है। बृहस्पति धर्म है, अध्यात्म है, नैतिकता है, संस्कार है, सनातन है। हर जगह पे जहां पे सनातन का और नैतिकता का और धर्म का क्षय हो रहा है, वहां ये बृहस्पति वहां धर्म का झंडा गाड़ेगा। तो तमिलनाडु में भी धर्म की ध्वजा गड़ेगी, यानी स्टालिन जा रहे हैं और हिंदुत्व का साम्राज्य वहां बढ़ेगा। बंगाल में भी यही हो रहा है। 12 साल बाद उच्च का बृहस्पति आ रहा है, जिसका असर 1 महीना पहले आता है, और 4 या 5 मई को काउंटिंग है। उसका प्रभाव आएगा। चाहे 5 सीट फालतू लाए, तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगी। तो मतलब 4 मई की जो तारीख है वो बीजेपी के लिए एकदम नरेंद्र मोदी के लिए टॉप का समय है। 15 अप्रैल से 15 मई, जिसमें असम एक तरफा, बंगाल 60-40 का खेल है। 60% बीजेपी, 40% ममता बनर्जी। ये 19-20 का खेल है तमिलनाडु, 20 एनडीए, 19 स्टालिन। बाकी जो, और केरल की जो बात है, केरल में बीजेपी तीसरे मोर्चे के रूप में बड़ा मजबूती से स्थापित होगी, और किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर उसको 15, 16, 17, 18 सीट मिल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसका वोट परसेंट 22% से ऊपर जाएगा। बहुत सी चीजें बदलने में हो सकता है कि इसके बीजेपी के वोट लेने से फिर दोबारा से लेफ्ट की सरकार बन जाए। अच्छा, हाँ, 20-22% वोट आ रही है, 12, 13, 17, 18 सीटें आ रही है। चलिए, देखने वाली बात होगी। 4 मई की तारीख आप भी नोट कर लीजिए, हम भी नोट कर रहे हैं। फिर दूसरी तारीख आपको बताएंगे जब संत जी को दोबारा बुलाएंगे। जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं, अगर वो सच साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी जिस पॉडकास्ट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो आप हमारे सहयोगी पेज धर्म ज्ञान पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, आपको, आप ऐसे संत जी सर्च करेंगे धर्म ज्ञान पे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, जो लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं, आप भी उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। और बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे भी सर, और दर्शकों के सामने रखेंगे सवाल बहुत सारे। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज़ देखते रहिए।